बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग न्यूज़पेपर के एनालिसिस को देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर में जो पहला आर्टिकल है वो ये है कि पॉलिटिकल कंसेंसस फॉर इकोनॉमिक गोल्स, कि अगर आपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना है तो आपको पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है। उसके बगैर जो गोल्स हैं, इकोनॉमिक गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो सकते। राइटर ये कहता है, डू नॉट ब्लेम ईच अदर। जो हमारी ओपोजिशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए। ब्लेम गेम के अंदर जब आप जाते हो तो फिर आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। द इनकम्बेंट गवर्नमेंट शुड नॉट ब्लेम द प्रीवियस गवर्नमेंट। प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए हमारी इकॉनमी नहीं ऊपर जा रही, हमारा फलाना सेक्टर नहीं काम कर रहा। ये बात अब हमारी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसको छोड़ देनी चाहिए राइटर के मुताबिक। एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू क्योर इकॉनमिक इल्स। और जितने भी इकॉनमी में मसले मसाइल हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हैं, चाहे वो टूरिज़म में हैं, चाहे वो टेक्सटाइल में हैं, या हमारी जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, इनको डील करना है। इनका जो डेफिसिट है बहुत बड़ा हमारा पावर सेक्टर का, इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए। सेकेंडली, द अपोजिशन हैज़ नो राइट टू लंबास्ट द गवर्नमेंट। राइटर ये कहता है कि अपोजिशन जो पीपीपी है, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन, इनको पीटीआई की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का कोई हक नहीं है अगर उनके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है। यानी जो पीटीआई कर रही है उनको शो करना चाहिए कि अगर हम आ गए गवर्नमेंट में तो हमारे पास ये प्लान होगा, ये हमारा प्लान है, ये बी है, ठीक है। गवर्नमेंट का प्लान ए चल रहा है तो इसलिए ये गलत प्लान है। तो अगर जो अपोजिशन है वो सिर्फ खाली बयानबाजी करती है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है अपना, तो फिर क्या है, इसको कोई राइट नहीं है। नो राइट टू क्रिटिसाइज़, नो राइट टू क्रिटिसाइज़, ओके। सो उसको क्रिटिसाइज़ करने का कोई हक नहीं है। फिर राइटर ये कहता है द डेट इज़ हाई, हमारा डेट बहुत ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो डेट है वो 283 बिलियन डॉलर्स का है, 283 बिलियन डॉलर्स का। और हमारा जो फॉरेन डेट है वो 115 बिलियन डॉलर्स का है। बाकी हमारा जो है वो डोमेस्टिक डेट है हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। तो हमारा डेट बहुत हाई है राइटर के मुताबिक, विच इज़ अ सिक्योरिटी कंसर्न। उसके मुताबिक ये सिक्योरिटी का कंसर्न है, ये हमारी इंडिपेंडेंस को छीन लेता है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी ख़तरा है। ऑल स्टेक होल्डर्स, राइटर के मुताबिक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, या वो अपोजिशन है या वो गवर्नमेंट है, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक प्लान को चार्ट करना चाहिए मिल के बैठ के। सब स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठ के क्या करना चाहिए, प्लान। राइटर के मुताबिक सब स्टेक होल्डर्स को मिल के प्लान बनाना चाहिए कि रिवाइव कैसे किया जा सकता है आईटी के सेक्टर को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, फिशरी को, टेक्सटाइल को, टूरिज़म को और बाकी सारे सेक्टर को। विदाउट कंसेंसस देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। राइटर के मुताबिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब तक कंसेंसस नहीं होती तब तक गोल अचीव नहीं होते, क्योंकि आपको लेजिस्लेशन करनी होती है और अगर आपके नंबर्स पूरे ना हो, 2/3 आपके पास मेजोरिटी ना हो, तो आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो इकॉनमिक गोल्स को भी अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को बाकी लोगों का साथ देना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। फिर दूसरा जो आर्टिकल है वो क्या है, वो है बियॉन्ड लैंग्वेज। इसमें जो राइटर है वो ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी अनाउंस किया है टू यूज़ उर्दू एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन दी ऑफिशियल मीटिंग्स, के ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर उर्दू का यूज़ होगा। लेकिन राइटर ये कहता है कि हमें उर्दू को तो प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हमें जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनको, रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उनको साइड लाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लूरलिज्म जो है ये खूबसूरती होता है। प्लूरलिज्म खूबसूरती होता है रादर देन होमोजेनिटी। प्लूरलिज्म जो होता है वो अच्छा होता है। उसके बाद जो तीसरा आर्टिकल है, इट इज़ रिगार्डिंग 7 पॉइंट एजेंडा फॉर क्रिएटिंग 10 मिलियन जॉब। ये इकॉनमी से रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर ये कहता है कि 7 स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे क्या हो, हमारी जो इकॉनमी है वो क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। सबसे पहले ई रेजिडेंसी को प्रमोट किया जाए। जो आउट ऑफ कंट्री जो फिल्म्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हों और उसके बाद वो अपना जो पाकिस्तान के को यूज़ करके अपने बिज़नेस को बढ़ाएं। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि अगर अमेज़ॉन की कंपनी में सिर्फ़ और सिर्फ $1000 एक आदमी एक मंथ में कमाए, राइटर के मुताबिक,
तो पाकिस्तान सिर्फ इससे यानी अमेज़ोन को अपने मुल्क में ला के $1.2 बिलियन एक साल के अंदर कमा सकता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए जैसे इस्टोनिया करता है। इस्टोनिया ने डिजिटलाइजेशन किया और उससे क्या हुआ है, उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन है और सारी की सारी पेमेंट्स किस में होती हैं, वहाँ पे ऑनलाइन होती हैं। तो इससे भी पाकिस्तान $1 बिलियन के करीब कमा सकता है। फिर उसके बाद उसका वो कहता है कि एक और तरीका है फ्रीलांसर्स को प्रमोट करना। फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए से पैसे कमाते हैं, इंटरनेट का यूज़ करके आर्टिकल्स लिखते हैं या कोई अपनी सर्विस देती हैं, तो इससे भी पाकिस्तान पैसे कमा सकता है। फिर फिनटेक के ज़रिए पाकिस्तान पैसे कमा सकता है। फिर पाकिस्तान यूनिवर्सिटी को लिंक कर सकता है इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि जब तक आपकी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड रिसर्च नहीं करेंगी और जस्ट पीएचडी प्रोड्यूस करने के लिए आपने डिग्री देने के लिए जस्ट लोगों को इनरोल करना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर जो आपकी जो रिसर्च है वो इंडस्ट्री में आके आपको रेवेन्यू नहीं कमा के देती। जब तक कोई प्रोडक्ट रेवेन्यू नहीं कमा के देती तब तक उस प्रोडक्ट पे लगी हुई जो सारी वैल्यू होती है वो मेरे नज़दीक ज़ाया हो जाती है। उसके बाद वो ये भी कहता है कि टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, उनको स्किल्स देनी चाहिए वो लोग जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते, ताकि वो लेबर मार्केट में जाके अच्छे से काम कर सकें। तो इससे राइटर के मुताबिक हम 10 मिलियन के करीब 1 करोड़ जॉब्स पैदा कर सकते हैं। बोरो टाइम, जो चौथा आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में, वो बोरो टाइम है। राइटर्स ने इसमें हमारे बोरोइंग के बारे में लिखा है, हमारी इकोनॉमी पे जो डेट है उसके बारे में लिखा है। राइटर कहता है आवर डेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड टोटल डेट इज़ 283 बिलियन, यानी 283 बिलियन का हमारे ऊपर फ़िलहाल अभी करंटली डेट है हमारे ऊपर 283 बिलियन का कर्जा पाकिस्तान पे है, जिसमें फ़ॉरेन डेट उसके मुताबिक 1.15 बिलियन है और बाकी डोमेस्टिक है। ये कितना बनता है, ये बनता है हमारी जीडीपी का 98%, 98.7% के करीब बनता है, जो कि बहुत ह्यूज है। हमारे यहाँ एक मेरे ख्याल में एक एक्ट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो मेरे ख्याल में 85% या 75%, इसको आप देख लीजिएगा, कहता है कि इससे ज़्यादा जीडीपी का डेट नहीं बढ़ना चाहिए, यानी ये लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा 98 तक पहुंच गया, यानी उस जो हमारा वो आर्टिकल है हम उसकी भी ब्रीच कर रहे हैं। ठीक है, वी टेक मनी फ्रॉम आईएमएफ, हम आईएमएफ से मनी लेते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि हमारा होता है इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि जब आप रेमिटेंसेस जो होती हैं उनको एक्सपोर्ट के साथ जमा करते हैं और इंपोर्ट से नेगेटिव करते हैं, माइनस करते हो, तो आपका जवाब नेगेटिव में आता है, यानी इंपोर्ट आपकी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स होती हैं आपकी और एक्सपोर्ट आपकी कम होती हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आईएमएफ से डॉलर लेने पड़ते हैं। तो ये इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट से हम लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं राइटर के मुताबिक, और जो रिच हैं वो इंपोर्ट चाहते हैं। जो गरीब है उसको क्या है कि वो बाहर से कोई गाड़ी मंगवाए, उस बेचारे की तो दाल रोटी चलनी चाहिए ना। तो रिच जो हैं ये इंपोर्ट को बाहर रखते हैं और हमारे वो ये कहता है कि हम ये अपना जो इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट को टैकल करके हमने क्या कर लिया, अपना कर्जा यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो वो कहता है इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, हमें सादगी अपनानी चाहिए या कुछ और करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा डेट कम हो, क्योंकि ये डेट हमें ख़त्म कर देगा। हम सी पैक में हम पे डेट है, हम यूरोप के मकरूज़ हैं, हम G7 मुल्कों के मकरूज़ हैं, हम जनाब IMF के मकरूज़ हैं। तो इस तरह से जब हम हर एक के मकरूज़ हैं तो कोई इसका सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए ना, कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। जो IMF से ट्रेंड, वर्ल्ड बैंक से ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हैं, इसको फ़ारग कर दो। द इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू इरेडिकेट करप्शन, उसके मुताबिक इनकम्बेंट गवर्नमेंट करप्शन को ख़त्म करने में भी फेल हो गई है। वो काफ़ी हद तक ठीक कहता है। उसके बाद CPI भी हमारा 124वां रैंक है, जो कि अच्छा नहीं है, और ये पहले 121वां या 20वां था और उससे नीचे गया और 124 पे हो गया। वो कहता है कि इमरान खान का ये एजेंडा कि मैं अकेला आके करप्शन ख़त्म कर दूंगा, वह फेल हो गया है। ऐसा नहीं होता, पूरे के पूरी कौम को ठीक होना पड़ेगा। बाकी जो एडिटोरियल्स हैं वो लेस इंपॉर्टेंट हैं रादर दैन ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान के रिलेटेड जो पीस प्रोसेस चल रहा है उससे रिलेटेड।
तो ये वाला जो आर्टिकल है ये सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि मंडे को सिर्फ सोमवार के दिन क्या हुआ, तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 150, अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है जो काबुल में है, और ये हैं तालिबान, ठीक है। ये तालिबान और अफ़गान की गवर्नमेंट में अब जंग शुरू होगी, क्योंकि जो फॉरेन ट्रूप्स थे ना वो वापस जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो राइटर के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन 150 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, और 32 सूबों में से 26 में क्या हुई है, लड़ाई जारी है, ठीक है। ये हुआ क्यों ऐसा? क्यों तालिबान और जो काबुल की गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है राइटर के मुताबिक एक सॉल्यूशन निकालने में, इंट्रा अफगान डायलॉग के ज़रिए से सॉल्यूशन निकालने में? उसकी वजह ये कि इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है अशरफ गनी की। अशरफ गनी की गवर्नमेंट बिल्कुल करप्ट है, वो चाहता है कि वही हुक्मरान रहे, और वो निगोशिएशंस नहीं करना चाहता। और तालिबान भी भूल में है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं अशरफ गनी, ये ताजिक हैं और ये भी लड़ाई करेंगे। उसके मुताबिक, राइटर के मुताबिक, द इम्पैक्ट ऑफ द सिविल वॉर ऑन पाकिस्तान वुड बी बैड। पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट होगा इस सिविल वॉर का अगर अफगानिस्तान में होती है, जो कि दिखाई दे रही है कि सिविल वॉर हो जाएगी जब फॉरेन ट्रूप्स 1 सितंबर को निकलेंगे, उसका ये होगा कि हमारी सिक्योरिटी इंपीरियल हो जाएगी। उसके बाद हमारी ड्रग ट्रेड होगी, ये भी याद रखना, ड्रग्स आएंगी पाकिस्तान में। पहले हमारी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यूथ ड्रग्स का यूज़ करती है, तो वो और हो जाएगा। फाटा के अंदर जो हमारे सिक्योरिटी के हालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे सी पैक को भी क्या हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, वहाँ पे ख़तरा हो सकता है, और हमारी इकॉनमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। फिर रेफ्यूजी का क्राइसिस आएगा, लोग वहाँ से भागेंगे जिनको हम वापस नहीं भेज सकते इंटरनेशनल कन्वेंशन के मुताबिक, क्योंकि आर्टिकल 32 है नॉन रीफॉलमेंट का, जिसका मतलब ये है कि जब कोई रेफ्यूजी बन के आता तो आप उसको दूसरे मुल्क में नहीं भेज सकते। फिर एक और आर्टिकल है कि जो ट्रेन का भी हादसा हुआ है, 40 पैसेंजर्स हैव बीन प्रोनाउंस्ड डेड, उनको वो फौत हो गए हैं। द नीड इज़ टू रिपेयर ट्रैक एंड लॉन्च इंक्वायरी टू असर्टेन द फैक्ट्स सो दैट द एक्सीडेंट्स इन फ्यूचर कुड बी अवर्टेड। यानी अब होना ये चाहिए कि इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी के बाद जो फाइंडिंग्स आएँ उन पे फ्यूचर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसा जो सैड इंसिडेंट है जिसमें जो आम शहरी हैं बेचारे इनोसेंट हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एडिटोरियल का एनालिसिस और न्यूज़पेपर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा।